अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम हिटमैन माइक को देखते हैं। वो आज अपने शिकार पर होता है। उसने अपने शिकार को मारने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। जैसे ही उसका शिकार शराब के नशे में घर के अंदर आता है, वो देखता है कि उसकी घड़ी ऊपर रखी हुई है। शिकार एक छोटा सा स्टूल लेकर आता है और घड़ी उतारने के लिए स्टूल के ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से माइक फांसी का फंदा शिकार के गले में डाल देता है और इससे पहले कि शिकार कुछ समझ पाता, माइक उसके स्टूल को पैरों से मारकर दूर हटा देता है और शिकार की मौत हो जाती है। माइक की यही खूबी है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन कुछ इस तरह से अपना शिकार करता है कि पुलिस वालों को उसका मर्डर भी एक्सीडेंट लगे। जैसे कि इस केस में माइक का मर्डर एक सुसाइड लगेगा। माइक अपने काम में माहिर है, लेकिन इस काम में वो अकेला नहीं है। माइक का एक बॉस है बिग रे, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खतरनाक हिटमैन भी है। इसके अलावा क्लिफ, जिसके मर्डर करने का स्टाइल काफी वायलेंट है। क्लिफ अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता है और इसलिए आजकल उसे काम बहुत कम मिलता है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स को वायलेंट मर्डर पसंद नहीं आते। दूसरा पॉइजन पीट, जिसे नहाने से एलर्जी है, लेकिन ये अपने शिकार को जहर देकर मारता है। फिर ये दोनों हैं मिक और मैक। ये दोनों पहले स्पेशल फोर्स में थे। दोनों ने साथ में कई सारे मिशंस को अंजाम दिया था, लेकिन अब इनकी खासियत है कि ये दोनों मिलकर काफी सफाई के साथ मर्डर करते हैं और क्राइम सीन को कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि पुलिस को लगता है कि ये एक मामूली सा चोरी का केस है जिसमें गलती से मर्डर हो गया होगा। और ये है रिपर, एक कातिल लड़की जो शिकार को पहले अपनी जाल में फंसाती है और फिर अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देती है। रिपर तलवार चलाने में एक्सपर्ट है। और सबसे आखिर में है फ्रेड, इनके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बूढ़ा हिटमैन, जो अपना शिकार करने के लिए नए नए जुगाड़ लगाता रहता है। खैर, अपना शिकार करने के बाद माइक बिगरे से मिलने के लिए आता है। वो बिगरे से बातें कर रहा था, तभी वहां मिल्टन भी आ जाता है। ये आदमी इनकी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रोकर है, मतलब कि मिल्टन ही क्लाइंट्स के साथ डील करता है और क्लाइंट्स के हिसाब से बिगरे के हिटमैन्स को काम बांट देता है। माइक अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर था, तो उसे कई सारे काम भी मिलते रहते हैं। खैर, इसके बाद माइक अपने अगले शिकार पर निकल जाता है। इस बार माइक इस आदमी को मारने वाला है, जो कि एक कंपनी का अकाउंटेंट है। माइक इसे मारने के लिए अपनी स्पेशल गन का यूज करता है, जिसमें बुलेट्स नहीं, कांच के टुकड़े हैं। यह आदमी रोज की तरह सड़क के किनारे खड़ा होकर बस का वेट कर रहा था। तभी माइक रास्ते पर चल रही एक कार के टायर को निशाना बनाता है। टायर फट जाता है, गाड़ी डिसबैलेंस होकर उस आदमी के साथ दीवार से टकरा जाती है। माइक का मिशन पूरा हो जाता है। उसने मर्डर किया था, लेकिन दुनिया की नजरों में बस ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद माइक अपने घर पर होता है। तब मिल्टन उसे कॉल करता है, एक एड्रेस देता है और कहता है कि तुमने जो काम किया है जाकर उसके पैसे ले लेना। माइक को यह थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब तक उसके काम में पैसे लेने के लिए मिल्टन ही जाता था। मिल्टन के कहने पर पैसे लेने के लिए उस एड्रेस पर जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा हिटमैन माइक के ऊपर हमला कर देता है। पर वो हिटमैन माइक के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। माइक उसे भी जान से मार देता है। फिर क्राइम सीन को इस तरह से सेट करता है कि पुलिस को लगे कि यह आदमी तेज रफ्तार में बाइक से जा रहा था और कार से टकरा गया। उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। माइक वहां से अपने घर आ जाता है। तभी माइक को चार्ली नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वो माइक से बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेथ की मौत हो गई है। और ये सुनकर माइक शॉक्ड हो जाता है। कुछ महीने पहले ही बेथ और माइक का ब्रेकअप हुआ था। दरअसल बेथ एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और अक्सर फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती है। उसकी वजह से कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। खैर, माइक बेथ के फ्यूनरल में जाता है। तब चार्ली उसे बताती है कि बेथ प्रेग्नेंट थी। माइक ही उस बच्चे का बाप था। माइक को बेथ की मौत का अफसोस होता है। वो अपने घर आकर न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि बेथ के घर में 2 चोर घुस गए थे और उन्होंने ही बेथ को मार डाला, लेकिन ड्रग ओवरडोज की वजह से वो दोनों चोर भी मर गए हैं। माइक को पुलिस की इस कहानी पर यकीन नहीं होता। वो बेथ के घर जाता है, क्राइम सीन को अच्छे से एनालाइज करता है। फिर बेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है तो उसमें लिखा था कि बेथ को फ्लाइट में जाने से डर लगता है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उन दवाइयों की वजह से बेथ के खून में स्लीपिंग पिल्स के सैंपल्स मिले हैं। लेकिन माइक को पता था कि बेथ का ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था और अब वो समझ जाता है कि बेथ की मौत एक परफेक्ट प्लान मर्डर है। पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों ड्रग एडिक्ट के फिंगरप्रिंट्स को जानबूझकर क्राइम सीन पर छोड़ा गया था। माइक समझ जाता है कि इस तरह का प्लान करके मर्डर करने वाले कोई और नहीं, मिक और मैक ही हो सकते हैं। माइक उन दोनों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि तुम दोनों ने बेथ का मर्डर किया है या नहीं। वो दोनों तुरंत इस बात को मान जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमें नहीं पता था कि बेथ प्रेग्नेंट है और वैसे भी तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था, इसलिए हमने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। लेकिन माइक अब उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है। वो दोनों स्पेशल फोर्स में
थे, लेकिन माइक भी कुछ कम नहीं था। वो अकेले ही उन दोनों का मुकाबला करता है और उन दोनों को हरा देता है। इसके बाद माइक बिग रे के पास जाता है, उससे पूछता है कि बेथ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला क्लाइंट कौन था, लेकिन बिग रे उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि हमारे धंधे का यही नियम है कि कभी भी क्लाइंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मिक और मैक ने जो किया है वो पर्सनल नहीं था, तो अब इस बात को भूल जाओ। यहीं पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक भी देखते हैं। दरअसल माइक जब 15 साल का था तब स्कूल के बच्चे माइक को बुली किया करते थे, उसे बहुत मारते थे। और एक दिन जब माइक उन बच्चों से छुप रहा था तब वो एक अनजान आदमी को किसी के घर का ताला तोड़कर अंदर जाते हुए देखता है, लेकिन माइक समझ जाता है कि ये कोई सिलेंडर बॉय नहीं है। थोड़ी देर बाद वो आदमी घर से बाहर आता है तो घर में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। माइक समझ जाता है कि ये ब्लास्ट उसी आदमी ने किया है। अगले कई दिनों तक माइक उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी जो भी करता था माइक उसे रिकॉर्ड करता रहता है। वो समझ जाता है कि एक्सीडेंट दिखाकर यह आदमी लोगों का मर्डर कर रहा है और आखिरकार उस आदमी के घर जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, बिग रे ही था। माइक उस आदमी को उसका वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। वो बिग रे से कहता है कि तुम जो भी करते हो मुझे भी वो सब सीखना है ताकि मैं बुली करने वाले लड़कों के लीडर रोमियो को मार सकूं, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। बिग रे भी माइक की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाता है। वो रोमियो को मारने के लिए माइक को एक प्लान बताता है। अगले दिन माइक रोमियो के घर जाता है, उसकी खिड़की के बाहर टीवी एंटीना पर एक नोट चिपका देता है और घर के अंदर ही छिप जाता है। थोड़ी देर बाद माइक घर के अंदर आता है और नोट देखकर उसे निकालने के लिए चला जाता है। तभी माइक पीछे से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। माइक का बदला पूरा हो जाता है, लेकिन बिग रे ने भी नीचे से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि आगे चल के माइक भी उसे कभी धोखा न दे सके। इसके बाद बिग रे माइक को हिटमैन बनने की पूरी ट्रेनिंग देता है। उसे बताता है कि अगर तुम अपना मर्डर भी एक्सीडेंट की तरह करोगे तो पुलिस तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। और माइक भी बिग रे की ट्रेनिंग से अपने काम में एक्सपर्ट बन जाता है। खैर अब प्रेजेंट में माइक चार्ली के घर जाता है, उसे बताता है कि बेथ का मर्डर हुआ है। वो चार्ली से पूछता है कि मरने से पहले बेथ आखिर कर क्या रही थी, लेकिन चार्ली को कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो माइक को बताती है कि बेथ के पास हार्ड ड्राइव थी जिसमें उसके काम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल वो ड्राइव बेथ की माँ के पास है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लिफ वहां आ जाता है और दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों को बुरी तरह से मारना चाहता था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी नीचे फंस जाती है। इसके बाद मौका देखकर चार्ली क्लिफ के कंधे में चाकू घुसा देती है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लिफ उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो माइक को मारने के लिए पीछे से पकड़ लेता है और तभी माइक धक्का देते हुए उसे पीछे की तरफ नीचे गिरा देता है। क्लिफ अपनी ही कुल्हाड़ी पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले क्लिफ उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं, चार्ली को मारने के लिए आया था। मिल्टन ने मुझे उसे मारने का काम दिया था। माइक चार्ली से बेथ की माँ के पास जाकर हार्ड ड्राइव लाने के लिए कहता है और खुद मिल्टन के पास चला जाता है। उसकी पिटाई करता है, उससे पूछता है कि बेथ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था और आखिरकार मिल्टन उसे बता देता है कि वो कोई अकाउंटेंट था, नाम था केंट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद माइक चार्ली से मिलने के लिए जाता है। वो हार्ड ड्राइव लेकर आई थी और उससे माइक को पता चलता है कि बेथ ने किसी पेट्रोलियम कंपनी के राज खोल दिए थे। दरअसल उस कंपनी को समुद्र में ड्रिलिंग करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन कंपनी ने सरकारी लोगों को रिश्वत खिलाकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। लेकिन कंपनी का एक अकाउंटेंट जिसका नाम था आर्ची रुड, उसने सारी इंफॉर्मेशन बेथ को दी थी। इससे पहले कि बेथ इंफॉर्मेशन पब्लिश करती, किसी ने रुड और बेथ दोनों को मार डाला। लेकिन माइक समझ जाता है कि रुड तो वही आदमी है जिसे मैंने गाड़ी से एक्सीडेंट करवा के मारा था और उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी केंट ने ही दिया था। इसके बाद माइक केंट से मिलने के लिए जाता है, उसे टॉर्चर करता है, जिसके बाद केंट माइक को पूरी बात बता देता है। दरअसल रुड बेथ को कंपनी के राज बता रहा था। ये बात सीनियर लेवल तक पहुंच गई थी और उन लोगों के कहने पर ही केंट ने पहले रुड को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था और फिर रुड को मारने वाले हिटमैन को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसकी बातें सुनकर माइक समझ जाता है कि मिल्टन भी इन सब में मिला हुआ है और उसने जानबूझकर रुड को मारने के बाद मुझे ही पैसे लेने के लिए भेजा था ताकि मुझे भी खत्म करवा सके। खैर तभी मिक और मैक भी वहां आ जाते हैं और वो माइक के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन का रूल था कि कोई भी मिल्टन को हाथ नहीं लगाएगा और कभी भी क्लाइंट्स के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन माइक ने सभी रूल्स तोड़ दिए थे। एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन का बागी बन गया था। तो बिग रे ने सभी हिटमैन को माइक को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। दोनों माइक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां
चला रहे थे, मैक माइक की तरफ ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन माइक ग्रेनेड को पैरों से मारकर वापस उन्हीं की तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड ब्लास्ट होने से इनका ध्यान भटक जाता है और तभी माइक इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो मैक से उसकी गन छीनने की कोशिश करता है और तभी मिक इनकी तरफ गोलियां चलाने लगता है। माइक मैक के पीछे छिप जाता है और वो सारी गोलियां मैक को लग जाती हैं। इसके बाद माइक मिक को भी मार देता है, लेकिन तभी पॉइजन पीटर माइक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन माइक तो उसके बारे में सब कुछ जानता था। वो अपना चाकू पीटर की गर्दन में घुसा देता है। माइक वहां से बाहर जाने लगता है। तब बूढ़ा फ्रेड उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन माइक उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है और उसका पॉइजन बैंडेज लेकर वहां से चला जाता है। वो सीधा पेट्रोलिंग कंपनी के डायरेक्टर के घर जाता है, लेकिन बिग्रे ने ऑलरेडी क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए रिपर को भेज दिया था, जो कि तलवार चलाने में माहिर है। वो माइक से डायरेक्टर को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला करती है। दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं। रिपर माइक की जमकर धुलाई करती है, फिर वो अपनी तलवार निकालकर माइक पर हमला करती है। माइक उससे बचने की कोशिश करता है और मौका पाकर वो रिपर से उसकी तलवार छीन लेता है और उसके पेट में उसकी ही तलवार घुसेड़ देता है। फिर वो डायरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। पर माइक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और डायरेक्टर को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। सबसे आखिर में माइक बिग्रे से मिलने के लिए जाता है। मिल्टन भी ऑलरेडी वहीं पर था। वो बिग्रे को मिल्टन और क्लाइंट के बीच हुई रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिसे सुनकर बिग्रे समझ जाता है कि सारी गलती मिल्टन की है। दरअसल क्लाइंट ने मिल्टन से 3 लोगों को मारने के लिए कहा था। पहला था अकाउंटेंट रूड, दूसरा बेथ और तीसरी उसकी फ्रेंड चार्ली। क्लाइंट चाहता था कि इन तीनों को कोई एक ही हिटमैन मारे, फिर उस हिटमैन को भी किसी दूसरे हिटमैन से मरवाकर सारे सबूत मिटा देंगे। लेकिन मिल्टन जानता था कि माइक बेथ को मरने नहीं देगा, इसलिए उसने अलग तरीके से सब कुछ प्लान किया था। खैर बिग्रे के सामने मिल्टन की सारी सच्चाई बाहर आ गई थी। बिग्रे मिल्टन की जबरदस्त धुलाई करता है, लेकिन मिल्टन उन दोनों से माफी मांगने लगता है कि मैं पैसों की लालच में आ गया था। माइक भी मिल्टन से हमदर्दी जताने के लिए फ्रेड का पॉइजन बैंडेज दे देता है। मिल्टन को कुछ पता ही नहीं था। वो बैंडेज अपने घाव पर लगाता है और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन माइक की वजह से बिग्रे का हिटमैन बिजनेस खत्म हो चुका था। वो माइक से बहुत नाराज होता है और उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करके कहता है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। माइक भी चुपचाप वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। अब देखो, जो लोग पहले भी मेरा वीडियो देखते थे उन्हें पता होगा कि मेरा ये चैनल डिलीट हो गया था, वापस आया है। पहले इस पर मैं साउथ मूवीज को एक्सप्लेन करता था, लेकिन जब ये चैनल डिलीट हुआ तो साउथ मूवीज को अपने दूसरे चैनल कलुआ बोलता है पर एक्सप्लेन करने लगा। और अब चैनल वापस आ गया तो इस चैनल पर हॉलीवुड मूवीज को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।